बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं हमारे पास और हमें डिसाइड करना होता है कि ये जो हमारे पास लिमिटेड एरिया है उसको मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करूं। देखो, अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस करना है तो आपको ये सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे और इसको स्टेप समझ के, क्वेश्चन समझ के मत समझना। देखो, एक रैशनल इंसान तो ये चाहेगा, देखो हमें नुकसान नहीं कराना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कमाना है। अगर 10 के बदले एक और, सिर्फ एक और मिल जाए तो उस एक और यूनिट के आने से एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट होने वाला है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप सबकी कॉस्टिंग के कंसेप्ट्स की रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही है। तो देखो बच्चों, कॉस्टिंग एक ऐसा एरिया है जो कि बच्चों को लगता है टफ। आई न्यू दैट, मैं भी जब स्टूडेंट थी मुझे बहुत टफ लगता था। रीजन ये, क्योंकि हम इसको एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं। फिर कहते हैं ना, अपना नजरिया बदलो। तो नजरिया बदला तो फिर उसके बाद मुझे जो है ये सब्जेक्ट असल में समझ में आने लगा कि ये तो सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके अंदर आने वाला हर कंसेप्ट जो है डेली लाइफ में यूज होता है। अब जैसे कि बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक एरिया की, जिसका नेम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। तो देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक किसके बारे में है, फिर आप खुद से समझ जाओगे कि कैसे कॉस्टिंग आपको डेली लाइफ में हेल्प करता है। तो देखो, लाइक बहुत बार ऐसे होता है, बिजनेस हो या फिर घर हो, कई बार ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे कि आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है कुछ लिमिटेड, एंड आपको डिसाइड करना है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जाए। अब वही जो है कंसेप्ट हमारा इस कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। तो हुआ ना ये एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो बच्चों, अब इसी एग्जांपल को बेस लेते हुए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखूं तो सबसे ज्यादा लिमिटेड आज की डेट में क्या कहते हैं, वक्त है हमारा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा पर ये बीता हुआ वक्त नहीं मिलेगा, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए। एंड अब अगेन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हमारे पास टाइम, एंड टाइम कैसे, मशीन का टाइम, लेबर का टाइम, तो ये सारे बहुत एरियाज होते हैं। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आपको लेने पड़ेंगे जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होगा। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, लिमिटेड लेबरर्स होते हैं, लिमिटेड वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं हमारे पास। और हमें डिसाइड करना होता है कि ये जो हमारे पास लिमिटेड एरिया है उसको मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करूं, ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा ज्यादा जो है बेनिफिट हो। तो चलिए आज इसी कंसेप्ट को हम जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या है ये सब्जेक्ट। तो देखो, हम कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस कि यस, कि मेरे पास बिजनेस में बहुत बार ये ऐसे डिसीजन मेकिंग लेने पड़ते होंगे कि यस, ये फैक्टर इतना है बाकी सब कुछ पूरा है, होता है ये, और रियल लाइफ में भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे जो ये स्कार्स रिसोर्स हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, राइट, इनके बारे में जो है हम जो है यूसेज देखेंगे कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें। तो देखो, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में हमें क्या करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट सप्लाई में हैं, जिनके कारण मेरा आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है, कि अगर ये रिसोर्सेज और होते तो मेरा आउटपुट और अच्छा हो सकता था। आज की डेट में भी एक सपोज करो मेरे पास मटेरियल 100 ही है, अगर ये 100 ना होके ज्यादा होता तो फिर मेरा आउटपुट और ज्यादा हो सकता था। मेरे पास लेबरर्स है, मेरे पास ओवरहेड है, बाकी सब कुछ है, बट मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो अगर ये लिमिटेड है, अगर ये बढ़ के सपोज करो 200 हो गया, 500 हो गया, तो मैं और ज्यादा रिसोर्सेज का आउटपुट दे पाऊँ। तो देखो, एग्जांपल्स में मेरे पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, मशीन की कैपेसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कोई एक ऐसा फैक्टर जिसके कारण मेरी प्रोडक्शन अभी होल्ड में है, या मैं अभी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं अचीव कर पा रही हूँ। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है मैम? देखो, वैसे तो हमें अभी ये समझ में आ गया तो कि यस, कोई रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है एंड हमने उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है। अब हम बिजनेस में यही करते हैं। देखो, बिजनेस में अगर मुझे अपना टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है एंड या फिर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वो लिमिटेड फैक्टर है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करो। ठीक है, कि ठीक है, अगर मुझे पता है कि मेरे पास सपोज करो टाइम लिमिटेड है, यहाँ पर मैं ए एरिया में टाइम इन्वेस्ट करूंगी, सपोज करो मैं 500 रुपया पर घंटा कमाऊंगी। दूसरे एरिया में इन्वेस्ट करूंगी तो मैं 1000 रुपया पर घंटा कमाऊंगी।
एक नॉर्मल सा इंसान भी क्या करेगा, 1000 रुपया पर घंटा वाला चूज करेगा। तो यस, यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का पर्पस होता है कि मैं प्रायोरिटाइज उन एरिया को करूं या प्रायोरिटाइज उन प्रोडक्ट को करूं जिनके ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये बात ध्यान में रखने वाली है। लिमिटिंग फैक्टर के बेस पे हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो वो ज्यादा होगा, मैं वहां पर प्रोडक्शन जो है करूंगी। मैम, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने बहुत बार ये पहले भी डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। तो देखो, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या होता है, मेरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। अब मेरा अगर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अगर निकाला जाए, तो मैं कैसे निकालूंगी, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो ये मेरा बेस हो गया कंट्रीब्यूशन निकालने का। अब इसी बेस पे मैंने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है। जैसे कि मेरे पास ए बी सी तीन प्रोडक्ट हैं और ए का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, राइट, सपोज करो 10, इसका है 12, इसका है 8। तो किसके पास सबसे ज्यादा है, बी का। तो मैं बी को रैंकिंग जो है सबसे ज्यादा दे दूंगी, फर्स्ट रैंक, मतलब पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे एंड थर्ड प्रायोरिटी जो है इसको दे देंगे रैंक के बेस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, लाइक किस बेस पे मैम हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेस तो हमें समझ में आ गया। अब मैम फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अभी समझते हैं। देखो, इसमें बहुत ही बेसिक सी बात चलती है, हम ना बहुत लाइक लाइक छोटे छोटे जो है स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और ये स्टेप्स कोई टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, ये बस बेसिक से स्टेप्स हैं। तो देखो, अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस करना है, तो आपको ये सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, और इसको स्टेप समझ के, क्वेश्चन समझ के मत समझना, इसको बस यही समझना कि एक बार मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो मुझे क्या लाइक फर्दर स्टेप्स जो है लेने पड़ेंगे। अब हम समझते हैं क्या है वो डिसीजंस। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो डिसाइड करूंगी, क्या है वो लिमिटिंग फैक्टर जिसके कारण मेरी प्रोडक्शन जो है होल्ड पे है, इससे ज्यादा और नहीं होगा। ठीक है, तो वो फैक्टर हम जो है देख लेंगे कि मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, क्या है वो, और वो हो सकता है क्वेश्चन में आपको गिवन भी हो। एंड गाइस, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे पीएम के टॉपिक एरियाज में से ये एक लाइक बार बार फ्रिक्वेंटली टेस्ट होने वाले एरियाज में से भी है। तो और अच्छी बात ये है कि ये बहुत इजी टॉपिक एरिया, तो जब इजी टॉपिक एरिया फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं ना, तो मैं तो मानती हूँ कि आप तो लकी हैं। तो चलिए देखो, मैं क्या कर रही हूँ, एक अपना लिमिटिंग फैक्टर है वो देख रही हूँ कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण मेरी प्रोडक्शन जो है हॉल्ट पे है। फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, हमने ऑलरेडी जो है कर लिया था। अब कंट्रीब्यूशन से लिमिटिंग फैक्टर्स को जो है डिवाइड करेंगे, अभी तक यही करके आए हैं। फिर इनको हम रैंक करेंगे। फिर मेरे पास जो वो रिसोर्सेज हैं, चाहे मटेरियल जा था, लाइक लेबर था, जो भी था मेरा वो लिमिटिंग वाला फैक्टर, उस वाले रिसोर्स को एलोकेट करूंगी, किस बेस पे, बेस्ड ऑन रैंक्स। तो रैंक्स के बेस पे इसको हमने क्या करना है, एलोकेट करना है। एंड देन फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे कि रैंकिंग लगा के मैंने इसको जब एलोकेट किया, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था। यानी कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कमाना। देखो, एक रैशनल इंसान तो यही चाहेगा, देखो हमें नुकसान नहीं कराना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कमाना है। तो चलिए, ये बेसिक से स्टेप्स तो हमने देख लिए। मैम, एक एग्जाम्पल भी दिखा दीजिए, अभी हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो, एक मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास दो प्रोडक्ट है और एक लिमिटिंग फैक्टर है। मेरे पास चॉइस है कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं। ए का सेलिंग प्राइस कितना है, 200, और बी का सेलिंग प्राइस कितना है, 150। अब नॉर्मली ऐसे अगर हम देखेंगे ना, तो ऐसे दिख रहा होगा कि मैम ए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ए में 200 का बिक रहा है, तो ए को चूज करते हैं। नॉर्मली अगर बिना किसी वर्किंग के जाएंगे तो कोई भी पर्सन ऐसे बोल देगा, बट कॉस्टिंग ना बहुत डीपली जाके सोचता है, और यही इस सब्जेक्ट की खासियत है। तब उसके बाद उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो लाइक सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्टिंग के ऊपर भी एक बार ध्यान दे देते हैं। तो यस, उसका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा 120 है मेरे प्रोडक्ट ए का, एंड मेरे प्रोडक्ट बी का वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना है, 90। तो देखो, अब तो होगी नॉर्मली, अगर मैं ऐसे देखूं कि अगर मैं दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालने को, कंट्रीब्यूशन अभी तक जो है मेरा ए का ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मैम अभी भी तो यही ज्यादा दिखा रहा है।
अभी रुको, रुको ज़रा। तो देखो मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? देखो लिमिटिंग फैक्टर मेरे पास लेबर आवर्स के बेसिस पे है कि मेरे पास यहाँ पर लेबर के घंटे हैं 4 और यहाँ पर लेबर के घंटे अवेलेबल 2। अब मैं क्या करूँगी कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिया, फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मैं कैलकुलेट कर लूँगी। अब यहाँ पर आ गई गेम चेंज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास बी का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है मेरा बी का ज्यादा आ रहा है, यानी कि मैं पहली प्रायोरिटी किसको दूंगी अब बी को। तो देखो इसी के कारण जो है हमारी गेम चेंज। यही बात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बिना देखे, बिना सोचे समझे कई बारी ऐसे ही हम डिसीजन ले लेते हैं। कहते हैं ना एक बॉल की 2 साइड होती है, एक रील बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि एक तरफ व्हाइट दिखती है, एक तरफ ब्लैक दिखती है, तो नज़रिया देखिए, ठीक है? एंड कॉस्टिंग आपका इसीलिए आपके बिज़नेस स्किल्स बहुत डेवलप करता है। नाउ अब आगे हम देखेंगे कि मुझे अगर रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे करनी है। तो अगर मैं रिसोर्सेज की एलोकेशन देखूं तो मेरे पास अवेलेबल लेबर आर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 घंटे हैं। मैं क्या करूंगी बी को पहले बनाऊंगी एंड बी को बनाने के लिए मेरे पास 30 पर आर की बात आ रही है। तो ये डिमांड कितनी है, 300 यूनिट्स ऑफ बी। बी की डिमांड इतनी है और बी की डिमांड में अगर मैं देखूं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन, राइट, लेबर आर देखो 2 घंटे लग रहे हैं, राइट। अब देखते हैं 2 घंटे लग रहे हैं तो यस 300 यूनिट बनाने हैं मुझे, एक यूनिट को लगता है 2 घंटे। तो 300 यूनिट्स को बनाने में कितने लगेंगे, 300 इंटू 2, राइट, वेरी सिंपल। अब उसके बाद रह गए मेरे पास बचे हुए 400 घंटे। बचे हुए 400 घंटे कैसे रह गए, मेरे पास टोटल कितने घंटे थे, 1000 घंटे। 1000 में से मैंने 600 घंटे तो लगा दिए मेरे बी पे। अब बचे हुए घंटे कितने रह गए, 400, जो कि हमारे हैं ए के। अब ए का एक प्रोडक्ट लेता है 4 घंटा, 1 यूनिट पे 4 आवर्स। तो 400 यूनिट्स पे वैसे कितना होता, मेरे पास 400। अब बेसिकली मेरे पास घंटे कितने बचे हैं, 400 घंटे। तो मैं ऐसे देख लेती हूँ कि ये 400 आवर्स में कितने यूनिट्स बना पाऊंगी मैं। 400 आवर डिवाइडेड बाय 4 आवर, यानी कि मैं 100 यूनिट्स जो है बना पाऊँ। वेरी सिंपल। अब अगर हमें बात करनी है कंट्रीब्यूशन की, तो बी की यूनिट्स कितने बना रही हूँ मैं, 300। ए की यूनिट्स कितने बना रही हूँ मैं, 100। ये क्या है हमारे यूनिट्स, ठीक है। इनके यूनिट्स हम कितने बना रहे हैं, 300 और 100। और इनका हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाला हुआ था, यानी कि अगर मैं इस बेस पे चल रही हूँ तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन अराउंड 26,000 है। तो बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स है। आपने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन बेस पे नहीं चलना है, फोकस वाली बात। आपको चलना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। क्या चलना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और इसका ना मेन पर्पस ही यही होता है कि मेरे पास जो रिसोर्स लिमिटेड है मुझे उसी के ऊपर ध्यान लेके चलना है, क्योंकि बाकी रिसोर्स तो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो लिमिटेड रिसोर्स है मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूं। अब देखो, अब वैसे देखिए तो लाइक यू नो लाइक कंपेयर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, विजुअल एड फॉर रैंकिंग, ये वही आपके लिए ही है। अब चलते हैं आगे। When more than one limiting factor exists, labor plus machine are use linear programming या फिर ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड। तो आप इस बेस पे चल सकते हो। अब आपके सिलेबस में वो नहीं आएगा ऐसे बनाना। अब और क्या है, आपको और क्या चीजें कंसीडर करनी है, देखो ये तो हो गई हमारी न्यूमेरिक बातें। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ना सब्जेक्टिव भी होती हैं, मुझे वो भी कंसीडर करना है। मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर इज द किंग, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसका मिलेगा, मुझे ये भी देखना है। मे बी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, मुझे वो भी देखना है। एंड अगेन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस होते हैं स्ट्रेटेजिकली वाइज। तो मुझे वो सारे फैक्टर्स को जो है कंसीडर करके चलना है एंड देन उसके बाद जो है मैं डिसीजन मेकिंग लूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मुझे बनाना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ,
मेक वर्सेस बाय, वैसे मैम ने आपको मेक वर्सेस बाय पहले बता दिया था, बट ये सारे कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है। देखो कॉस्टिंग की सबसे अच्छी बात कि कंसेप्ट जो है आपस में जो है रिलेटेड है। अब अगर मैं देखूं तो क्या क्या है, नाउ आउटसोर्सिंग लो रैंक प्रोडक्ट में फ्री अप द लिमिटेड रिसोर्स फॉर हाई रैंक प्रोडक्ट्स। तो देखो मेक वर्सेस बाय क्या डिसीजन है कि क्या आपको वो प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहिए या वो आप आउटसोर्स करा दो। देखो अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रैंकिंग कम है, मैं उस पे बनाने में टाइम वेस्ट ना करके वो वाला टाइम वो वाला रिसोर्स यूटिलाइज कर दूं अपने इन हाउस रिसोर्स के लिए, जहां पर मुझे ज्यादा फायदा घर बैठे बनाने में मिल रहा है। एंड इसी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ही लेके चलते हैं। तो यानी कि ये वाला कंसेप्ट ना बहुत सारे डिसीजन में आपके काम आता है, शट डाउन जैसे डिसीजन में भी काम आता है। अब इन्हीं एरियाज में एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, शैडो प्राइस। देखो शैडो प्राइस क्या होता है, कई बारी ना मेरे पास जैसे कि हम जानते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स, मेरे पास मटेरियल 10 ही है। अगर 10 के बदले एक और, सिर्फ एक और मिल जाए, तो उस एक और यूनिट के आने से एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट होने वाला है, दैट इज नोन एज शैडो प्राइस। शैडो प्राइस, ठीक है, नाम ही बहुत ही ज्यादा फैंसी है। तो देखो आप फिर उस वाले केस में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो जो एक एडिशनल यूनिट आ रहा है वो हमारे लिए कितना फायदा लेके आएगा। तो देखो एक बस बस कहते हैं ना, बस एक मिल जाए, उस एक के आने से कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाता है, दैट इज व्हाट हमारा शेड्यूल प्राइस। अब देखो ये एक की वैल्यू तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जो कि एससीए में 49 पे आ जाते होंगे। तो एक नंबर बस मिल जाए और उस एक नंबर से पास हो जाए हम। तो देखो अब आगे हम चलते हैं क्या है, लाइक इन्हीं एरियाज को लेके हम कुछ जो है अजम्पशन लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट जो है कहीं ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अजम्पशन अगर मैं देखूं तो क्या क्या है, लीनियर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्लक्चुएशन, हम ये मान के चलते हैं कि यस ये जो रेवेन्यू है, ये जो कॉस्ट है, ये लीनियर मतलब एक जो है कॉमन बेस पे जो है रिलेशनशिप में चल रहे हैं। कांस्टेंट सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस मेरा वेरिएबल कॉस्ट वो कांस्टेंट रहेगा। डिविजिबल प्रोडक्शन, मेरी जो प्रोडक्शन है लाइक ऐसे ही है, लाइक वेरी जो है हो सकती है, लाइक डिवाइड में कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे कंबाइंड लेवल पे ही जाना पड़ेगा। एंड नो स्टॉक और डिमांड कांस्टेंट अनलेस स्पेसिफिक, ठीक है। तो मेरा लाइक स्टॉक को लेके डिमांड को लेके कोई कांस्टेंट नहीं है अनलेस अंटिल इट इज स्पेसिफाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ की अजम्पशंस हैं जो कि हम साथ में लेके चलते हैं। बट देखो लाइक हर मेथड का कोई ना प्रोस भी होगा, हर मेथड का कोई ना कोई कॉन भी होगा। तो देखो अगर मैं इस वाले मेथड्स की, अगर मैं लिमिटिंग फैक्टर्स की देखूं, तो इग्नोर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, और अभी आपने देखा या हमने बाद में अदर फैक्टर्स में बोला, बट जब हम डिसीजन मेकिंग सिर्फ इसके बेस पे लेके चल रहे हैं तो मैं वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करके चल रही हूँ। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ पर मेरा कंट्रीब्यूशन जो है ज्यादा होने वाला है। स्टैटिक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ये क्या है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। बट अगेन लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो ये चेंज होता रहेगा, हो सकता है कि वो जो लिमिटिंग फैक्टर है हम उसकी अवेलेबिलिटी कहीं और ले आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म को ही कंसीडर करता है। may not reflect operational realities, अब देखो ये ऑपरेशन बेस में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ना रियलिटी में कुछ और जा रही होती है, तो ये उन वाले फैक्टर्स को इग्नोर करके चलता है। तो ये हो गई कुछ उसकी लिमिटेशंस। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इसको पीएम के पेपर के लिए क्या करना है। देखो पेपर पीएम का एक ऐसा पेपर है जो कि ना बहुत ही लाइक वर्सटाइल बेस में आ सकता है, जैसे कि कुछ लाइक हम ना एफआर में डबल ए में ना पैटर्न बेस्ड प्रिडिक्शन चलते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों को ऐसे नहीं कहती हूँ कि बच्चों की आपको ये पक्का पक्का पैटर्न बेस में चलना है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी मैं। तो आपका ये एरिया वैसे टेस्ट होता है, सेक्शन सी में भी टेस्ट होता है, सेक्शन ए बी में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग रिलेवेंट कॉस्टिंग के साथ मिक्स अप होके आ जाता है। तो बस ध्यान रखना कि आपको जो है लाइक रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज रैंकिंग के कारण आपकी जो है गलती हो जाएगी। और ये बात ध्यान रखो, कहते हैं ना दूसरों की गलतियों से सीखो, ये भी वही है कि यस की बहुत बारी क्या करते हैं हम ना टोटल ले लेते हैं, बट हमें क्या करना है, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट देखना है। हम जो है इग्नोरिंग डिमांड लिमिट्स, हम वो उसको इग्नोर करके चलते हैं, इनकरेक्ट रैंकिंग कर देते हैं। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कई बार ना क्वेश्चन एंड में आपसे पूछ लेता है कि यस क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी साथ में कंसीडर करके चलो, तो आप वो लिखना ही भूल जाते हो, सीधा डिसीजन मेकिंग ऐसे दे देते हो। एग्जाम में देखो बहुत प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर प्रेशर में हम ये भूल जाते हैं।
तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अगर मैं इस टॉपिक के बारे में समझूं, मेक श्योर कि आपने रैंक करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेस पे। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। एंड आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको वाइजली यूज करो, ये खास करके मेक वर्सेस बाय में होता है। एंड अगेन आंसर देने के लिए क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी ध्यान में रखो। एंड यस, ये जो एरिया है, दिस इज suitable for short-term decision making, not for long-term. बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मेरे पास और एरियाज हो सकते हैं जिसके कारण मैं ये रिसोर्सेज जो है अवेलेबल करा सकूं, बढ़ा सकूं, कैपेसिटी जो है मैं बढ़ा सकूं। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पसंद आया आपके पेपर के लिए या फिर आपकी जर्नल लाइफ में। ये जो है बहुत ही काम आने वाला एरिया है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे आने वाले सेशंस में। थैंक यू गाइस।